Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video, we are going to do last chapter of your class 7th में NCERT पूर्वी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक का ये लास्ट चैप्टर है, लास्ट यूनिट नंबर 5 ब्रेव हार्ट्स का चैप्टर नंबर 15 है सीक्वेंस में, जिसे हम इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। द नेम ऑफ द चैप्टर इज रानी अबक्का। एक हम बहादुर रानी के बारे में पढ़ने वाले हैं जो उलाल जगह है, उलाल राज्य की एक महारानी थी, उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो ये यहाँ पर कंटेंट शीट है, एज यू कैन सी unit 1, 2, 3, 4 and at last 5 we are doing with this unit. Okay, so let us just move ahead. चैप्टर शुरू करने से पहले एक्सरसाइज दी गई है, एक्टिविटीज करनी है, कुछ क्वेश्चंस हैं। जैसे पहला है, एक पहेली दी गई है, उसका आंसर आपको यहाँ पर लिखना है। सो शी वॉज अ क्वीन हु लेड द फाइट, शी फॉट फॉर हर कंट्री एंड हर राइट विद अ शाइनिंग स्वॉर्ड इन हर हैंड, हर सन ऑन हर बैक इन अ क्लॉथ band, remembered as a warrior grand, she died defending her beloved motherland. Who is she? कौन थी वो जिन्होंने अपने बच्चे को अपनी पीठ पर बांधकर लड़ाई लड़ी थी? तो रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी। She fought the British with her child tied on her back. ये देख सकते हो आप इमेज में, उन्होंने अपने बेटे को अपनी पीठ पर बांधा था और उसके बाद उन्होंने बहुत ब्रेव तरीके से लड़ाई लड़ी थी और युद्ध में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। Now second is, think of any other women warrior who made a significant contribution to India's struggle for independence. Now share your answers with your classmates and teacher. तो आपको women बतानी है, women warriors, उनके बारे में। जैसे रानी लक्ष्मीबाई एक हो गई है ना, तो वैसे और नाम बताने हैं। तो बहुत सारे नाम है, जैसे एग्जाम्पल मैंने दिया है, रानी चेन्नम्मा ऑफ कित्तूर, शी फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश मच बिफोर 1857। उन्होंने 1857 से पहले ही, बहुत पहले ही ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी। Begum Hazrat Mahal led the Awadh forces during 1857 revolt. Then Velu Nachiyar, first Indian queen to fight the British even before Rani Lakshmi Bai. Then Captain Lakshmi Sehgal, commander of Rani Jhansi Regiment in Subhash Chandra Bose INA. Okay, so these all are the names. आप बहुत सारे एग्जाम्पल है, कोई से भी लिख सकते हैं। चलिए अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे कॉमिक बुक्स होती है ना, उस तरीके से प्रेजेंटेशन दिया गया है चैप्टर का। सो लेट अस जस्ट रीड। यहाँ नाम देख सकते हैं, रानी अबक्का। तो चलिए रीड कर लेते हैं। हीरिया अबक्का, द क्वीन ऑफ उल्लाल। ये जो आप विमेन देख रहे हैं जो सोई हुई है बेड पर, ये इनका नाम है हीरिया अबक्का। ये उल्लाल, जो अभी मैंने राज्य बताया, वहां की महारानी थी। अ स्मॉल प्रिंसिपैलिटी ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ कर्नाटका। ये जो उल्लाल जगह है, कहाँ पर है? वेस्ट कोस्ट, कर्नाटका के वेस्टर्न कोस्ट पे है। शी वॉज ऑन हर डेथ बेड। अब यहाँ देख सकते हैं मृत्यु शैया पर है, उनकी मृत्यु बहुत करीब है, वो बीमार है। ईयर्स अगो उल्लाल हैड बीन कैप्चर्ड बाय पोर्चुगीज एंड हैड बिकम अ वेसल। अब ये जो उल्लाल राज्य है ना, कुछ समय पहले, कुछ सालों पहले पोर्चुगीज ने, जो पुर्तगाल के लोग थे, उन्होंने कैप्चर कर लिया था। ठीक है, और वो एक तरीके से जागीरदारी बन गई थी। वेसल मतलब होता है किसी के अधीन हो गया था, मतलब पोर्चुगीज जो है उस पे कब्जा कर लिए थे और उसके बाद ये कि जमीन जागीरदार की तरह वर्क कर रहे थे। मतलब पूरी तरीके से जो उल्लाल है उस पे रानी का अधिकार नहीं था, मतलब पुर्तगाल के अंडर था, ये पुर्तगाल के अंडर वर्क करते थे। दे वर रिक्वायर्ड टू पे अ ट्रिब्यूट टू द कॉलोनियल पावर। कॉलोनियल मतलब होता है कि जब कोई एक बड़ी पावर किसी और राज्य के ऊपर अपना अधिकार जमा ले। तो इस केस में उल्लाल के ऊपर किसका अधिकार हो गया था? पोर्चुगीज का। तो इन्होंने कंट्रोल कर लिया था। अब उल्लाल जो है पूरी तरीके से स्वतंत्र नहीं था, वो क्या था? वेसल। वेसल मतलब होता है कि किसी के अधीन होना। ठीक है, जागीरदारी बोलते हैं इसको हिंदी में। अब इसके बदले में जो इन्होंने कैप्चर किया ना पोर्चुगीज ने उल्लाल के ऊपर, तो बदले में ट्रिब्यूट देना पड़ता था, एक तरीके से गिफ्ट देना पड़ता था इनको। ठीक है, उल्लाल जो है, उल्लाल जो राज्य है, वो पोर्चुगीज को गिफ्ट दिया करता था। सो हर डॉटर एंड सक्सेसर अबक्का देवी वॉज बाय हर साइड। अब यहाँ जब वो बेड पे लेटी हुई है, तो उनके सामने जो स्त्री बैठी हुई है, ये इनका नाम है अबक्का देवी। ये सक्सेसर है। सक्सेसर मतलब इनके बाद कौन महारानी बनेगी? तो उनकी लड़की बनेगी। ठीक है, तो वो यहीं पर बैठी हुई है। तो अब ये क्या कह रही है, देखो, अलास अबक्का आई लाई हियर हेल्प प्लस वाइल द पोर्चुगीज। और यहाँ पर वो कुछ बोल रही हैं। क्या कहती हैं वो? कि दुख की बात है कि मैं यहाँ पर आराम से बिना किसी कुछ मैं कर नहीं सकती, मैं कितनी हेल्पलेस हूँ, मैं असहाय हूँ, मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ। और पोर्चुगीज जो है वो, तो इसके आगे वो कुछ कहने ही वाली थी। तो इतने में रानी अबक्का कहती हैं, हुश मदर, यू मस्ट नॉट टायर योर सेल्फ विद सच थॉट्स। चुप करने को कहती हैं, चुप रहिए मम्मी, आपको ये सब सोचने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप को ये सब सोचकर मत थकाइए। आई एम हियर, मैं यहाँ पर हूँ, एंड आई विल नॉट रेस्ट टिल आई हैव ड्रिवन देम आउट ऑफ द वेस्ट कोस्ट। जहां से वो आए हैं, वेस्टर्न पार्ट जो है कर्नाटका का, उधर से पोर्चुगीज आए हैं, और जब तक मैं उनको भगा नहीं दूंगी उस साइड से, तब तक मैं रेस्ट नहीं लूंगी। आगे देखते हैं।
सो द नेक्स्ट डे अबक्का देवी वॉज क्राउंड क्वीन ऑफ उल्लाल। अगले दिन जो अबक्का देवी हैं उनको क्राउन पहनाया गया, उनको ताजपोशी उनकी हुई, अब वो रानी बन गई थी। आगे, आई नीड योर होल हार्टेड कोऑपरेशन टू मेक उल्लाल स्ट्रॉन्गर, सिक्योर एंड फ्री। तो यहाँ पर वो अपनी प्रजा से कहती है, यहाँ आप लोग देख सकते हैं, तो रानी अबक्का अपनी प्रजा से कहती है कि मुझे आपका पूरा तहे दिल से कोऑपरेशन चाहिए ताकि हम उल्लाल राज्य को स्ट्रॉन्गर बना सके और सिक्योर कर सके और फ्री कर सके, आजाद कर सके। किससे? पोर्चुगीज से। सो यहाँ पर कहते हैं वी आर विथ यू योर मैजेस्टी। अब ये लोग अपनी महारानी को कहते हैं हम लोग आपके साथ हैं, और उसके बाद सब जयकारा लगाते हैं, विक्ट्री ऑफ रानी अबक्का देवी, रानी अबक्का की जय हो। अब आगे देखते हैं। सो आफ्टर द कोरोनेशन, कोरोनेशन मतलब होता है जो ताज पहनाते हैं ना, उसे कहा जाता है राज्याभिषेक जो होता है। सो आफ्टर द कोरोनेशन अबक्का स्पोक टू हर हस्बैंड वीर नरसिम्हा द किंग ऑफ बंगाली अबाउट हर फ्यूचर प्लान्स। अब क्या होता है, जब राज्याभिषेक हो जाता है तो अपने पति के पास बैठती हैं और बातचीत में बताती हैं कि उनके आगे का प्लान क्या है। तो रानी अबक्का जो है, उनके पति का नाम क्या है? राजा नरसिंह, ठीक है, वीर नरसिंह, ये आप याद रखिएगा। तो अपने पति को बताती हैं कि वो आगे क्या प्लान सोच रही हूँ, क्या करने वाली हैं। नाउ तो रानी कहती है आई विल स्टॉप पेइंग ट्रिब्यूट टू द पोर्चुगीज। ये जो ट्रिब्यूट हम गिफ्ट देते हैं पोर्चुगीज को, क्योंकि वो हमारे ऊपर कंट्रोल कर रखे हैं, तो हम उनको बदले में जो ट्रिब्यूट देते हैं वो अब मैं देना बंद कर दूंगी। आई विल नॉट सेल देम स्पाइसेस एंड क्लॉथ ईदर। हम उनके साथ जो व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं मसालों का, कपड़ों का, वो भी मैं उनको नहीं बेचूंगी। इजंट दैट अ रेदर रैश डिसीजन? तो फिर उनका पति कहता है, राजा जो वीर नरसिंह है, वो कहता है क्या ये बहुत कठोर डिसीजन नहीं है? तुम जल्दी में नहीं सोच रही हो? तो फिर आगे देखते हैं। और ये अपने माइंड में सोचता है कि एंड अ डेंजरस वन फॉर मी, और ये मेरे लिए भी खतरा हो सकता है। पोर्चुगीज क्या सोचेंगे? पोर्चुगीज माइट थिंक दैट आई एम इन लीग विद हर, कि मैं भी अपनी पत्नी के साथ हूँ। एंड बंगाली टू मे हैव टू फेस देयर रैथ, और उसके बाद इनके राज्य को तो खतरा हो गया ही, मतलब उल्लाल पे तो पोर्चुगीज अपनी जो लड़ाई है वो करेंगे ही, साथ ही साथ जो जहां का ये वीर नरसिम्हा राजा है, कहाँ का? बंगाली का, तो वहां पर भी वो लोग अपना बहुत बुरा व्यवहार करेंगे पोर्चुगीज जो है। आई मस्ट मेक हर चेंज हर माइंड। तो मुझे कोशिश करनी चाहिए कि जो रानी है उसकी जो सोच है उसको बदला जाए। फिर यहाँ पर रानी कहती है यू मे बी अफ्रेड ऑफ द पोर्चुगीज बट आई रिफ्यूज टू गो कावर्ड बाय देम। तो अब रानी कहती है कि तुम हो सकता है पोर्चुगीज से डरते हो, मैं बिल्कुल भी नहीं डरती हूं, मैं उनका सामना करूंगी। नाउ आगे देखते हैं। एज अबक्का वॉकड अवे, फिर यहाँ से रानी जाने लगती है तो ये राजा चिल्लाता है, वीर नरसिम्हा जो है, कि स्टॉप हर, सीज हर। वो अपने सैनिकों से कहता है कि उसको रोको, उसको मत जाने दो। बट सच वॉज द स्पेल कास्ट बाय द ब्रेव क्वीन नॉट स्टेड, दे डिसाइडेड टू फॉलो देयर ब्रेव लीडर। ऐसी इनकी पावर होती है, इनका व्यक्तित्व इतना महान होता है, रानी का इतनी वो बहादुर होती है कि कोई भी सैनिक अपनी जगह से नहीं हिलता। उन्होंने डिसाइड किया कि जो उनकी बहादुर रानी है वो उनका साथ देंगे। नाउ अबक्का एड्रेस्ड अ मीटिंग ऑफ राजा, सभी राजाओं को, वो जो उनके एरिया में होते हैं उनको बुलाती है और एक मीटिंग को वो एड्रेस करती है, मतलब लीड करती हैं, बताती है अपने राजाओं को, सभी राजाओं को कहती है इफ वी यूनाइट एंड फाइट वी कुड ड्राइव द पोर्चुगीज आउट ऑफ आवर लैंड। अगर हम यूनाइट हो जाएं, एक साथ मिल जाएं सभी राजा, तो हम पोर्चुगीज को हरा सकते हैं और अपने एरिया से, अपनी जो भूमि है उससे बाहर कर सकते हैं। तो यहाँ पर राजा कहते हैं इम्पॉसिबल, वी आर नो मैच फॉर देम, हम उनके आगे कुछ भी नहीं है, हम ऐसा नहीं कर सकते, ये असंभव बात है। फिर एक दूसरा राजा कहता है आई वुड एडवाइज यू नॉट टू प्रोवोक देम, मैं तुम्हें ये सलाह देना चाहता हूँ, रानी को कहते हैं कि हम आपको सलाह देना चाहते हैं कि आप उनको उकसाइए मत। प्रोवोक करना मतलब कि आप पोर्चुगीज को उकसाइए मत, नहीं तो वो और ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। देन सभी राजा का ऐसा रिएक्शन आता है कि वो कोई भी साथ नहीं देता उनका, रानी का, है ना। सो देयर रिएक्शंस ओनली सर्व टू स्ट्रेंथन अबक्काज रिजॉल्व। अब जो उन्होंने डिसाइड किया था उनका रिएक्शन देख के और ज्यादा वो स्ट्रांग हो गई और बोला आई विल हैव टू फाइट द पोर्चुगीज अलोन, मुझे अकेले ही लड़ना पड़ेगा, कोई मेरे साथ नहीं है। फॉर फाइट देम आई विल सिंगल हैंडेड इफ नीड बी, तो मैं उनसे लड़ूंगी चाहे इसके लिए मुझे अकेले ही लड़ना क्यों ना पड़े। द नेक्स्ट डे अ पोर्चुगीज एनवॉय प्रेजेंटेड हिमसेल्फ टू द क्वीन, एक जो पोर्चुगीज है उनका एक सैनिक या एनवॉय जो होता है, जो समाचार लेकर आता है, वो व्यक्ति आता है उनके दरबार में और कहता है आवर गवर्नर हैज सेंट मी टू रिमाइंड यू दैट द एनुअल ट्रिब्यूट फ्रॉम उल्लाल इज लॉन्ग ओवरड्यू। एंड वो कुछ बोल ही रहा होता है, कहता है कि हमारे जो गवर्नर है, मतलब जो पोर्चुगीज लीडर है, उन्होंने मुझे भेजा है ताकि मैं आपको याद दिला सकूं कि जो उल्लाल राज्य है ना, उसका बहुत सारा अभी तक साल भर का जो ट्रिब्यूट है, जो ये लोग गिफ्ट या जो भी टैक्स जैसा कुछ देते हैं, वो बहुत समय से ओवरड्यू है, बचा है, आपको देना है। तो इस पर रानी क्या कहती हैं,
वी आर अ सोवरेन कंट्री। सोवरेन मतलब होता है कि हम किसी के अधीन नहीं है, हम स्वतंत्र हैं, ठीक है, हमारे ऊपर कोई नहीं है, हम अपने कानून खुद बनाते हैं। सो वी आर अ सोवरेन कंट्री, वी डोंट पे ट्रिब्यूट टू पोर्चुगल। हम पुर्तगाल के लोगों को ट्रिब्यूट नहीं पे करेंगे। एंड वी डोंट टेक ऑर्डर्स फ्रॉम द पोर्चुगीज, और जो पोर्चुगीज लोग ऑर्डर्स देंगे हम उन ऑर्डर्स को भी नहीं मानेंगे। नाउ योर मेजेस्टी यू विल रिग्रेट योर स्टैंड। तो फिर वो जो आया हुआ है सैनिक वो कहता है आप ना इस जो डिसीजन ले रही हैं इसके लिए आप रिग्रेट करेंगी, बहुत पछताएंगी, धमकी देता है एक तरीके से। उसके बाद अबक्का ऑर्डर्ड मर्चेंट शिप्स टू बी बिल्ट एंड इन अलायंस विद द जमोरिन ऑफ कोझिकोडे शी डिफाइड द पोर्चुगीज एंड एस्टैब्लिश अ हुगली प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग रिलेशन विद अरेबिया। अब उसके बाद अबक्का जो है ऑर्डर करती है कि जो व्यापारी वाले शिप होते हैं, जहाज होते हैं, वो बनाए जाएं, और उसके बाद वो पोर्चुगीज को अनदेखा कर देती हैं। डिफाइड करना मतलब बिल्कुल नजरअंदाज कर देती हैं, और एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड व्यापार रिलेशन बनाती है किसके साथ? अरेबियन कंट्री के साथ, अरेबिया के साथ। नाउ विजिट अस अगेन ब्रदर। अब देखो व्यापारी जा रहे हैं जो अरेबिया के हैं, इन्होंने सर पे इस तरीके से पहना है तो ये दिख रहा है कि अरेबिया के हैं, तो ये लोग जा रहे हैं। तो यहाँ के लोग कहते हैं, अबक्का के जो राज्य है वहां के लोग, कि विजिट अस अगेन ब्रदर, फिर से आइएगा। तो ये कहते हैं गॉड विलिंग वी विल, अगर भगवान ने चाहा तो जरूर आएंगे। मतलब कहने का मतलब है कि पोर्चुगीज जो लोग हैं उनके साथ व्यापार कैंसिल करके अब अरेबिया के साथ उन्होंने व्यापार स्ट्रॉन्ग कर दिया। नाउ नेक्स्ट दिया हुआ है, मदर दिस इज द बिगिनिंग एंड आई प्रॉमिस यू दैट द एंड विल सून फॉलो। यहां से जब व्यापार की इस तरीके से शुरुआत होती है तो रानी अबक्का समुद्र की तरफ देखती हुई अपनी माँ को याद करते हुए कहती है कि मम्मी ये बस शुरुआत है, जल्दी ही मैं इस चीज को एंड करूंगी। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, ऑल ऑफ द शिप्स वर एप्रीहेंडेड ऑन देयर रिटर्न बाय पोर्चुगीज नेवी। जब व्यापार से सभी शिप्स जहाजें जो है वापस आ रही थी, पुर्तगाल के लोग थे, उनकी सेना ने, नेवी ने रोक लिया सभी जहाजों। दे फॉट ब्रेवली एंड ऑल द शिप्स रिटर्न एक्सेप्ट अबक्कास कमांडर। उन्होंने बहुत बहादुरी के साथ लड़ाई लड़ी, जो भी जहाज थे ना उस पे जो भी अबक्का के लोग थे उन्होंने बहुत अच्छे से लड़ाई लड़ी पोर्चुगीज से। सभी जहाज रिटर्न आ गए, सिर्फ एक जो उनके कमांडर की जहाज थी वो रिटर्न नहीं आई, जिसकी वजह से दिस डीपली एंगर्ड द क्वीन। जो रानी थी उनको गुस्सा आ गया, तो रानी ने क्या कहा, आई विल मेक देम पे फॉर दिस, मैं उनसे इस बात का बदला लेके रहूंगी, इसकी कीमत उन्हें चुकानी पड़ेगी। नाउ यहाँ पर आप देख सकते हैं मैसेंजर कहता है जो मैसेज पहुंचाने आया है, योर मेजेस्टी आर कमांडर केप्ट देम बिजी व्हाइल वी एस्केप्ड, हिज शिप मस्ट हैव बीन कैप्चर्ड बाय द एनिमी। ये बताता है कि हमारे जो कमांडर थे जो नहीं आए ना, जिसकी शिप नहीं आई, उन्होंने पोर्चुगीज जो थे उनको बिजी रखा और हमें वहां से एस्केप यानी कि निकलने का मौका मिला और हम वहां से आ गए। तो हो सकता है उनकी जहाज को कैप्चर कर लिया हो दुश्मनों ने। नाउ अबक्का सेंड एन एनवॉय टू मैंगलोर द पोर्चुगीज बेस। उसके बाद अबक्का क्या करती है कि वो मैंगलोर में जो पुर्तगाल जो लोग हैं पोर्चुगीज, उनका जो बेस है वहां पर अपने एनवॉय को भेजती है, अपने मैसेंजर को भेजती है। नाउ रानी तो अपने मैसेंजर को भेजती है बात करने के लिए, लेकिन बदले में क्या होता है, द पोर्चुगीज रिप्लाइड, वहां से पुर्तगाल के लोग क्या करते हैं, जवाब में हमला कर देते हैं। हाउएवर बाय अटैकिंग, बातचीत से नहीं, वो अटैक कर देते हैं। अबक्का स्टूड वॉचिंग एज द कैनन्स बूम्ड फ्रॉम अक्रॉस द रिवर। अबक्का जो है खड़ी होकर देख रही होती है ये सब कि कैसे उधर से जो कैनन्स है, जो आवाजें आ रही है, युद्ध शुरू हो गया है। सो द पोर्चुगीज हैव रिप्लाइड, मदर ब्लेस मी, द टाइम टू अवेंज योर डिफीट हैज कम। तो वो कहती है कि अच्छा तो उन लोगों ने हमला कर दिया है, अब वो अपनी माँ से आशीर्वाद मांगती है कि माँ मुझे आशीर्वाद दो कि आपकी जो हार हुई थी पहले उसका मैं बदला ले सकूं। हमने पढ़ा था ना स्टार्टिंग में कि पोर्चुगीज जो है उन्होंने कब्जा कर लिया था उलाल पे, राइट, तो उसका बदला लेने का समय आ गया है। आगे पढ़ते हैं, अबक्का इन टर्न अनलीश्ड हर फोर्सेस एंड दे अटैक्ड द पोर्चुगीज फोर्ट। अब अबक्का क्या करती हैं कि वो बदले में, इसके जवाब में अबक्का ने अपनी सेना को आगे बढ़ाया और पोर्चुगीज जो फोर्ट है, जो किले हैं, उस पर हमला कर दिया। उसके बाद रिबेरो जो पुर्तगाली सेनापति था, है ना, कमांडर था, वो वहां से एस्केप कर गया, भाग गया, अपनी लाइफ को बचाकर, अपने जीवन को बचा के वहां से भागा। आई विल गेट हेल्प फ्रॉम गोवा एंड वी विल येट हैव द लास्ट लाव। और भागते हुए बोलकर गया कि गोवा जाकर मैं मदद मांगूंगा और उसके बाद लास्ट में हम ही हंसेंगे, मतलब जीत हमारी ही होगी। और जब कमांडर उस वक्त वहां से चला गया तो आखिर जीत किसकी हुई? रानी अबक्का की। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, सो व्हेन रिबेरो बॉट द न्यूज ऑफ द फॉल ऑफ फोर्ट मैंगलोर
द पोर्चुगीज गवर्नर ऑफ गोवा रिएक्टेड शार्पली। अब जब वो गोवा पहुंचा है ना रिबेरो, तो वहां पर जाके उसने बताया कि जो मैंगलोर का फोर्ट है वहां तो हम हार गए, वहां पर रानी अबक्का ने कब्जा कर लिया है। तो जो गवर्नर था पोर्चुगीज का जो गोवा में था, वो बहुत शार्पली उसने रिएक्ट किया, गुस्सा हो गया। व्हाट, अ मेयर women defeating the mighty Portuguese, you have made us the laughing stock of the local rulers। क्या तुम्हें एक औरत ने हरा दिया? इतनी हमारी सैनिक शक्ति इतनी अच्छी है, हम लोग इतने बड़े हैं, फिर भी हमें उसने हरा दिया। ये तो एक हंसी का पात्र हम लोगों को तुमने बना दिया है। जो यहाँ के लोकल राजा हैं उन लोगों की नजरों में तो हम बिल्कुल गिर गए हैं। वो लोग क्या सोचेंगे कि एक औरत ने हमें हरा दिया। द पोर्चुगीज रैलीड देयर फोर्सेस टू अटैक उलाल। तो उसके बाद पोर्चुगीज रैली करने गए कहाँ? फोर्स लेकर उलाल को अटैक करने। नाउ द डॉन्टलेस अबक्का एड्रेस्ड हर मैन। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हो उसने अपनी प्रजा को एड्रेस किया, संबोधित किया और कहा, माय ब्रेव सोल्जर्स, दिस शैल बी द डिसाइसिव वॉर, लेट अस फाइट विद ऑल आवर माइट एंड डिफीट द पोर्चुगीज वंस एंड फॉर ऑल। कहते हैं कि ये जो युद्ध होने वाला है, क्योंकि पोर्चुगीज आ रहे हैं फोर्स को लेकर, तो ये जो युद्ध होगा ये बहुत डिसाइसिव होगा, मतलब निर्णायक होगा। हम अपनी पूरी जान लगा देंगे ताकि हम पोर्चुगीज को हमेशा के लिए हरा दें। तो फिर यहाँ पे कहते हैं कि रानी अबक्का की जय हो और सभी उसका साथ देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, फॉर 4 days द बैटल रेज्ड बट द फोर्सेस ऑफ उल्लाल वर इनफ, द पोर्चुगीज बीट अ हैस्टी रिट्रीट इन डिफीट, नेवर टू ट्रबल उल्लाल अगेन। उसके बाद 4 दिन तक युद्ध चला, लेकिन जो उल्लाल की फोर्स थी वो बहुत काफी थी पोर्चुगीज के लिए, उन्होंने उन्हें हरा दिया, मतलब पुर्तगाल के लोग हार गए। उसके बाद कभी भी उन्होंने उल्लाल को परेशान नहीं किया। फिर वो कहती है, मदर योर ड्रीम हैज कम ट्रू, उल्लाल इज फ्री। वो बोलती है कि उल्लाल अब क्या है? फ्री है। ये उनका सपना होता है, वो पूरा हो जाता है। लेटर अबक्का हेल्प्ड वेंकटप्पा नायक द किंग ऑफ किलाड़ी टू टेक द फोर्ट ऑफ मैंगलोर। उसके बाद जो फोर्ट ऑफ मैंगलोर, जो मैंगलोर का किला था ना, वो किलाड़ी के जो राजा थे उनको लेने में मदद की रानी अबक्का ने। द पोर्चुगीज वर इवेंचुअली कंप्लीटली ड्रिवन आउट ऑफ मैंगलोर बाय शिवप्पा नायक। उसके बाद पूरी तरीके से मैंगलोर से पोर्चुगीज को निकाल दिया गया। किसके द्वारा? शिवप्पा नायक के द्वारा। द ग्रेटेस्ट ऑफ द किंग्स हु रूल किलादी। किलादी के जो सबसे बड़े राजा थे उनमें से एक थे ये, है ना। तो उन्होंने पूरी तरीके से पोर्चुगीज के अगेंस्ट उल्लाल मैंगलोर फोर्ट को फ्री कर लिया। तो ये थी कहानी हमारी रानी अबक्का की। कितना ब्रेवली उन्होंने फाइट किया। जब सारे राजा ने मना कर दिया कि उनका साथ नहीं देंगे, तो वो अकेले ही लड़ने को तैयार हो गई। राइट नाउ अब चैप्टर तो कंप्लीट हो गया, अब इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं। सो चलिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, लेट अस डिस्कस। यहाँ पे कॉलम 1 और कॉलम 2 में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, 10 वर्ड्स हैं, इनके हमें मीनिंग बताने हैं। तो चैप्टर पढ़ाते वक्त मैंने बता दिया है, जो सही है वो मैं लिख के दे देती हूँ, आप मैच कर लीजिएगा, है ना। तो यहाँ पे लिखा है मैंने, जैसे वेसल। वेसल मतलब होता है एक स्टेट या कंट्री जिसपे कोई और पावरफुल व्यक्ति जो है वो कंट्रोल कर रहा है ना। जैसे हमने पढ़ा था कि उल्लाल के ऊपर पोर्चुगीज जो है, तो पोर्चुगीज के अंडर जो उल्लाल है वो क्या था? वेसल। देन कोरोनेशन मतलब होता है सेरेमनी मेकिंग समवन किंग और क्वीन। जो राज्याभिषेक होता है उसकी सेरेमनी को कहते हैं। सक्सेसर यानी मैंने आपको बताया था जो आगे आने वाला राजा या रानी है, मतलब जो आगे आकर उस पोस्ट को संभालने वाला है। रैश यानी जल्दीबाजी में, है ना। एक्टिंग विदाउट थिंकिंग मतलब बिना सोचे समझे कुछ अगर हम कर रहे हैं। सोवरेन कंट्री मतलब किसी के अधीन नहीं होना, मतलब उनके पास कंप्लीट अथॉरिटी है। लीग मतलब होता है कोई एक एसोसिएशन या किसी के साथ हम पार्टनरशिप कर रहे हैं। देन नेक्स्ट इज रेथ। रेथ मतलब होता है बहुत गुस्से में, एक्सट्रीमली एंगर। देन सीज मतलब होता है कंट्रोल कर लेना, किसी चीज को अपने कब्जे में कर लेना, जबरदस्ती। देन रिजॉल्व मतलब होता है डिटर्मिनेशन। रेज मतलब होता है हैपन इन वायलेंट वे, मतलब वायलेंट यानी गुस्से में हुआ या क्रोध में। देन डिसाइसिव मतलब होता है कि अच्छे से हम डिसीजन ले सकते हैं इफेक्टिवली। देन एप्रीहेंड मतलब कैप्चर करना। डॉन्टलेस मतलब होता है फियरलेस, डरना नहीं। एवेंज मतलब होता है रिवेंज लेने के लिए, ठीक। देन नेक्स्ट है यहाँ पर हमें कारण दिया हुआ है और उसका इफेक्ट क्या हुआ है वो बताना है। जैसे उल्लाल हैज बीन कैप्चर्ड बाय पोर्चुगीज। उल्लाल जो है उस पर किसका कब्जा हो गया? पुर्तगाल का। तो इसका इफेक्ट क्या हुआ? उल्लाल को ट्रिब्यूट पे करना पड़ता था, इनको कोलोनियल पावर को, यानी पोर्चुगीज को ट्रिब्यूट देना पड़ता था। अब बाकी में हम देख लेते हैं। जैसे रानी अबक्का के हस्बैंड जो वीर नरसिम्हा थे, उनको लगा कि रानी का डिसीजन हैस्टी है, मतलब बहुत फास्ट में, बहुत जल्दीबाजी में लिया गया है। तो इसका ये जो इफेक्ट है ये किस कारण से आया? क्योंकि रानी ने कहा कि वो ट्रिब्यूट नहीं देगी, है ना। दैट शी विल नॉट, या उल्लाल विल नॉट पे ट्रिब्यूट, विल नॉट पे ट्रिब्यूट टू पोर्चुगीज, है ना। ये जो जहां बॉक्स में लिखा हुआ था वो आप लिख सकते हैं।
और वो स्पाइसेस और वो भी सेल नहीं करेंगे। मैं वो बॉक्स आपको दिखा देती हूँ, आप वहां से फिल कर लीजिएगा। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, पूरा लिखने से टाइम वेस्ट होगा। सो हियर यू कैन सी, ये वाला आप पूरा लिख लेंगे इसमें। ओके, सो यू कैन मार्क इट, because Rani said that I will stop paying tribute to the Portuguese, I will not sell them spices and cloth either। ठीक है, I की जगह she कर सकते हो, she। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, इसका भी मैं बॉक्स में ही बता दूंगी। तो नेक्स्ट है, वीर नरसिम्हा ऑर्डर्ड सोल्जर्स टू स्टॉप रानी अबक्का व्हेन शी सेड शी वुड नॉट बी फ्राइटेंड बाय द पोर्चुगीज। जब रानी अबक्का जाने लग गई राजा नरसिम्हा की बात सुन के, तो उन्होंने सोल्जर्स को ऑर्डर दिया कि अरे रानी को रोको। तो उसका इफेक्ट क्या हुआ, सोल्जर्स ने रोका था क्या? तो देखते हैं इसका आंसर यहाँ पर। यस, ये आप इसमें लिख लेंगे, ये मैं मिटा देती हूँ, ये वाला बॉक्स आ जाएगा इसमें, है ना। But such was the spell cast by brave queen, not a soldiers did. They decided to follow their brave leader. Okay, now next देख लेते हैं। Rani Abakka addressed a meeting of Rajas for their support, who felt they would be no match for the Portuguese army and their power। अब इसका इफेक्ट क्या हुआ, रानी ने जब एड्रेस किया राजा की मीटिंग को, तो राजाओं ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हमारे तो कोई ताकत ही नहीं, हम उनके सामने कुछ है ही नहीं। तो इस पर क्या इफेक्ट हुआ इसका, रानी ने क्या डिसाइड किया कि मैं खुद ही लड़ूंगी। ये वाला बॉक्स इसका आंसर होगा। आई विल हैव टू फाइट द पोर्चुगीज अलोन, फॉर फाइट देम आई विल सिंगल हैंडेड इफ नीड बी। ओके, ये आएगा। Then next is अब इफेक्ट दिया, रानी अबक्का इन टर्न अटैक द पोर्चुगीज फोर्ट। अब बदले में रानी अबक्का ने जो पोर्चुगीज का फोर्ट था उसको अटैक किया। तो किसके अटैक में उन्होंने ये किया? सो यहाँ इसका आंसर आ जाएगा ये वाला, द पोर्चुगीज रिप्लाइड हाउएवर बाय अटैकिंग। अबक्का स्टूड वॉचिंग एज द कैनन बूम फ्रॉम अक्रॉस द रिवर, और उसके बाद उन्होंने अटैक किया था, है ना, यहाँ पर हमने देखा था, राइट। सो ये वाला बॉक्स आ जाएगा इसमें, ये आप फिल कर लेंगे। ओके, पॉज करके देख लीजिएगा, थोड़ा बड़ा था इस वजह से मैंने आंसर्स लिखे थे। आई एम नॉट एबल टू फाइंड इट राइट नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं, लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। अब यहाँ पे जो बातचीत हुई है वो दी गई है, अब इस बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस है वो करने हैं। तो पहले पढ़ लेते हैं। पोर्चुगीज जो एनवॉय आया था उसने कहा, आर गवर्नर हैज सेंट मी टू रिमाइंड यू दैट एनुअल ट्रिब्यूट फ्रॉम उल्लाल इज लॉन्ग ओवरड्यू। एंड देन रानी अबक्का ने कहा, वी आर अ सोवरेन कंट्री, वी डोंट पे ट्रिब्यूट टू पोर्चुगल एंड वी डोंट टेक ऑर्डर्स फ्रॉम पोर्चुगीज। तो पोर्चुगीज एनवॉय ने कहा, योर मेजेस्टी यू विल रिग्रेट योर स्टैंड। तो अबक्का ने ऑर्डर दिया मर्चेंट शिप्स को बिल्ड करने के लिए, और अलायंस किया जमोरिन ऑफ कोजिकोडे। शी डिफाइड द पोर्चुगीज एंड एस्टैब्लिश अ ह्यूजली प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग रिलेशन विद अरेबिया। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज ट्रिब्यूट, ट्रिब्यूट का मतलब क्या है, और आगे सेंटेंस दिया उसको कंप्लीट करना है। एक एक करके देखते हैं क्वेश्चन। तो पहला है, ट्रिब्यूट मतलब क्या होता है? तो ट्रिब्यूट इज काइंड ऑफ पेमेंट मेड बाय वन कंट्री टू अनदर। जैसे टैक्स दे रहे हैं या कोई गिफ्ट दे रहे हैं, तो वो एक तरीके से पे करना होता है जिस कंट्री के अधीन वो है। यूजुअली अ साइन ऑफ सबमिशन और डिपेंडेंस, कि हम आपकी जो प्रभुता है उसको स्वीकार करते हैं, हम आपके अंडर हैं। ये स्वीकार करने के लिए हमें कुछ पे करना पड़ता है। देन रानी अबक्का सेज, वी आर अ सोवरेन कंट्री, हम एक सोवरेन कंट्री है, मतलब हम किसी के अधीन नहीं है। तो रानी ऐसा क्यों कहती है? बिकॉज शी बिलीव्ड उलाल वाज इंडिपेंडेंट and did not have to pay or obey or pay Portugal। उन्हें लगता है कि जो उल्लाल है वो इंडिपेंडेंट है, वो स्वतंत्र है, उल्लाल को पोर्चुगल की बात मानने या उसे कुछ पे करने की जरूरत नहीं है। नाउ नेक्स्ट है, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है कि द पोर्चुगीज एनवो थ्रेटेंड रानी अबक्का। रानी अबक्का को जो एनवो आया था उसने थ्रेटन किया। यस, उसने कहा कि आप अपने स्टैंड के लिए पछताएंगे, रिग्रेट करेंगे, राइट। देन नेक्स्ट इज, चूज अ वर्ड फ्रॉम गिवन इन ब्रैकेट। ये जो ब्रैकेट में वर्ड दिया है उसे हमें चूज करना है, और ये जो वर्ड अंडरलाइन है इसको रिप्लेस करना है। तो शी डिफाइड, डिफाइड मतलब होता है डिसोबे, मना कर देना। उन्होंने कहा कि पोर्चुगीज को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया, है ना। शी रिफ्यूज टू फॉलो देयर ऑर्डर्स, तो डिफाइड की जगह आ जाएगा डिसोबेड। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ कुछ वर्ड दिए गए हैं। चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द क्वालिटीज ऑफ रानी अबक्का। रानी अबक्का की इनमें से कौन कौन सी क्वालिटीज है? बोल्ड, यस एब्सोल्युटली, तो फर्स्ट तो होगा। थॉटफुल, देन कैपेबल, जेनरस और डिटरमाइंड। तो कौन कौन से लग रहे हैं? एक तो थर्ड वाला भी लग रहा है, तो फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ डिटरमाइंड। ठीक है, तो ये चीजें आ गई। बोल्ड है, रिफ्यूज टू बो टू द पोर्चुगीज, पोर्चुगल के जो पोर्चुगीज जो थे उनके सामने उन्होंने झुकने से मना कर दिया। कैपेबल थी, उन्होंने जहाज बनाए, अलायंसेस बनाए, ट्रेड मैनेज किया। डिटरमाइंड थी, उन्होंने ट्रिब्यूट पे करने से मना कर दिया। देन नेक्स्ट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ 4 क्वेश्चन है, एक एक करके देखेंगे आंसर। पहला है, रानी अबक्का स्पोक टू हर मदर ऑन हर डेथ बेड, हाउ माइट दीज
वर्ड्स हैव मेड हर मदर फील। रानी अबक्का ने जो बातें अपनी मम्मी से कही जब उनके वो मृत्युशैया पे थी, तो उनकी मम्मी को क्या लगा होगा? रानी अबक्का स्ट्रॉन्ग एंड फियरलेस वर्ड वुड हैव फिल्ड हर मदर विद प्राइड। उन्हें गर्व हुआ होगा और रिलीफ महसूस हुआ होगा। इवन ऑन हर डेथ बेड शी वुड फील कंफर्टेड नोइंग दैट हर डॉटर वाज डिटरमिन्ड टू प्रोटेक्ट उल्लाल एंड अपहोल्ड देयर ऑनर, करेज एंड इंडिपेंडेंस। उन्हें गर्व फील हो रहा होगा, उन्हें सुकून मिल रहा होगा कि उनकी बेटी जो है उन्हें दृढ़ निश्चय कर लिया है कि वो लाल को प्रोटेक्ट करेगी, उनकी इज्जत को बचाएगी और धैर्य से इंडिपेंडेंस जो है उलाल का, मतलब आजादी जो है उसको प्रोटेक्ट करेगी। देन सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट डज द सपोर्ट ऑफ पीपल ऑफ उल्लाल एंड सोल्जर्स ऑफ रानी अबक्का सजेस्ट अबाउट देयर माइंडसेट। जो सोल्जर्स थे उनका माइंडसेट कैसा होगा कि उन्होंने उल्लाल की जो रानी थी उनको सपोर्ट किया। देयर सपोर्ट शोज दे डीपली ट्रस्टेड रानी अबक्का's लीडरशिप। वो पूरी तरीके से ट्रस्ट करते थे रानी की लीडरशिप को एंड बिलीव इन हर करेज एंड डिसीजन। उनके जो भी डिसीजन थे, उनकी जो बहादुरी थी, उन पे उन्हें पूरा विश्वास था। ये रिफ्लेक्ट करते हैं स्ट्रॉन्ग यूनिटी की एकता थी, लॉयल्टी एंड शेयर डिजायर टू प्रोटेक्ट उल्लाल फ्रॉम फॉरेन कंट्रोल इवन अगेंस्ट अ पावरफुल एनिमी लाइक द पोर्चुगीज। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं How might the people of Ullal have felt when the mighty Portuguese were defeated? उल्लाल को के लोगों को कैसा लगा होगा जब इतने महान, ये जो पोर्चुगीज थे कहते थे कि वो महान है, इतने बड़े हैं, वो हार गए, तब कैसा फील हुआ होगा? उनको प्राउड फील हुआ होगा, रिलीफ फील हुआ होगा, एम्पावर्ड मतलब उन्हें लगा होगा अब हमारे हाथ में पावर है। डिफीटिंग सच अ स्ट्रॉन्ग फॉरेन फोर्स कॉन्फिडेंस बढ़ाता है ये और स्ट्रेंथन करता है उनके विश्वास को उनकी रानी के अंदर, है ना। इट ऑल्सो गिव देम होप दैट फ्रीडम कुड बी प्रोटेक्टेड थ्रू यूनिटी एंड करेज, कि अगर हम एकजुट हो जाएं और साहस दिखाएं तो हम अपनी आजादी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज why do you think Rani Abakka's victory against the Portuguese would have inspired other rulers to go against a foreign power? आपको ऐसा क्यों लगता है, या जो भी लगता है बताएंगे कि रानी अबक्का जब जीती तो बाकी के राजाओं को भी एक इंस्पिरेशन मिला होगा कि वो जो फॉरेन पावर है उनके अगेंस्ट लड़ सकते हैं, राइट। सो रानी अबक्का सक्सेस शोड दैट इवन अ स्मॉल किंगडम, सिर्फ उल्लाल जैसे छोटे से एक राज्य ने डिफीट कर दिया इतने बड़े कॉलोनियल फोर्स को। किस कारण से? डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय, स्ट्रैटेजी और यूनिटी के कारण। सो हर विक्ट्री प्रूव दैट फॉरेन डोमिनेशन वाज नॉट अनबीटेबल, ऐसा नहीं है कि उनको हराया नहीं जा सकता। एनकरेज किया होगा अदर रूलर्स को कि वो भी स्टैंड करे अपनी आजादी के लिए। Okay, now next question is let us learn. Study the following words from the text. देखो यहाँ पे लिखा है seize, sovereign, there और soldier। इसमें देखो कहीं पर लिखा है EI, EI, EI और यहाँ लिखा है IE। तो ये कैसे होता है? So most of the time इसके कुछ रूल्स होते हैं, जैसे spelling of the given words have EI और IE, ये है। तो इसका एक यहाँ पे टिप दिया है आपको कि अगर C लिखा है तो उसके बाद आप सिर्फ और सिर्फ EI लिखेंगे, ठीक है। इसके भी एक्सेप्शन है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम सी के बाद ई आई आता है, अदरवाइज आई ई आता है, ठीक है। जैसे रिसीव, तो सी है यहाँ, तो सी के बाद ई आई आया है ना, ये वाला आया है। यहाँ सी है डिसीव, तो सी के बाद ई आई आया है, राइट। सो आई ई और ई आई फिल करना है इसमें। उससे पहले इसको मैं थोड़ा डिटेल में बता देती हूँ, फिर आगे देखेंगे। जैसे आई जो है वो ई के आगे आएगा अगर सी के बाद लिख रहे हैं तो, है ना। तो जैसे आई ई कब लिखेंगे? जब देखो यहाँ सी नहीं है ना, तो आई ई। अगर डबल ई का साउंड है, जैसे बिलीव, थीफ, है ना, तो आई ई लिखा है। लेकिन अगर सी है, जैसे रिसीव, डिसीव, राइट। अब इसके कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे देयर, अब यहाँ पे सी नहीं है फिर भी हमने ई आई लिखा है। फॉरेन, यहाँ भी सी नहीं लिया फिर भी हमने ई आई लिखा है। हाइट, तो ई आई लिखा है। इसमें क्यों ऐसा है? क्योंकि देखो यहाँ पे ई वाई आई का साउंड आ रहा है, आप पढ़ोगे तो अधिकतर। ऐसे यहाँ सोसाइटी, तो सोसाइटी है, सी के बाद है लेकिन आई ई लिखा है, तो यहाँ पे आई का आवाज आ रहा है। सोसाइटी, तो आई की आवाज आ रही है, इसलिए यहाँ पर आई ई लिखा। तो ये एक एक्सेप्शन हो सकता है, आपको ये एक आध वर्ड्स जो है वो याद कर लेने होंगे, है ना। तो वही यहाँ आगे दिया हुआ है, हमें फिल करना है इनमें, है ना। तो कैसे करेंगे? जैसे सी है तो यहाँ आ जाएगा सीलिंग, यहाँ आ जाएगा बिलीव, देन यहाँ आ जाएगा थीफ, यह भी मैंने आपको समझाया। अचीव, देन परसीव, सी के बाद है, ठीक है। प्रोटीन, सोसाइटी, ये मैंने समझाया क्यों ऐसा है, राइट। देन शील्ड, देन वेट, देन फ्रेंड। ये यहाँ आंसर्स लिखे हैं, फिल कर लीजिए।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टडी द हाईलाइटेड वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ देखो लिखा है बंगाली टू मे हैव टू फेस देयर रेथ। रेथ जब हम बोलते हैं तो इसको कैसे प्रोनाउंस कर रहे हैं, रेथ, लेकिन डब्ल्यू भी तो है आगे, रेथ तो नहीं बोल रहे हम, तो डब्ल्यू इसमें क्या है, साइलेंट है। तो देयर आर मेनी वर्ड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज वेयर सर्टेन लेटर्स आर नॉट प्रोनाउंस्ड बट आर स्पेल्ड। स्पेलिंग में तो हम लिखते हैं लेकिन उनको हम बोलते नहीं है, बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं, तो इन्हें हम कहते हैं साइलेंट लेटर्स। जैसे कैंपेन, तो कैंपेन में यहाँ जी है लेकिन हम जी तो बोल ही नहीं रहे। नॉलेज, यहाँ के है लेकिन हम बोल ही नहीं रहे के को, है ना। ऐसे निमोनिया, इसमें पी हम प्रोनाउंस ही नहीं करते। देन ओनर, इसमें एच नहीं प्रोनाउंस करते। देन काम, इसमें एल प्रोनाउंस नहीं करते, राइट। तो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनमें जो लेटर हम प्रोनाउंस नहीं करते उसे हम साइलेंट लेटर बोलते हैं, ओके। ऐसे और वर्ड्स आपको फाइंड आउट करने हैं तो वो आप खुद से लिखेंगे, ओके। जैसे नाइफ हो गया एक, इसमें हम के प्रोनाउंस नहीं करते। नो हो गया, राइट, इसमें हम के प्रोनाउंस नहीं करते। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं, आप फाइंड आउट करेंगे। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं, रीड द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये आपको डिक्शनरी का पेज दिया हुआ है। तो लाफिंग स्टॉक, लास्ट लाफ, आपको इन वर्ड्स के मीनिंग ढूंढने हैं। बर्स्ट आउट ऑफ लाफिंग, जैसे यहाँ दिया बर्स्ट आउट ऑफ लाफिंग, इसका मतलब होता है सडनली स्टार्टेड लाफिंग, एकदम से हंसने लगना। फिर सेकंड होता है डोंट मेक मी लाफ, मुझे हंसाओ मत, इसमें आगे और है, उसमें दिया हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगी। लाफ अंटिल यू क्राई, तब तक हंसते रहना जब तक आंखों से आंसू ना आ जाए। हैव अ गुड लाफ, अच्छे से हंसना। तो इन सबके मीनिंग यहाँ दिए हुए हैं, देखो। डोंट मेक मी लाफ, इसका मतलब होता है इट यूज टू शो दैट यू थिंक व्हाट समबडी, एस बी मतलब होता है समबडी, डिक्शनरी में कहीं भी एस बी लिखा है तो समबडी, एस टी लिखा है तो समथिंग। somebody just said is impossible or stupid, ओके। तो इनके मीनिंग मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। जैसे बर्स्ट आउट ऑफ लाफिंग का मतलब होता है सडनली स्टार्ट लाफिंग, अचानक से हंसी आ गई, तो डिक्शनरी में इसका मीनिंग होता है सडनली स्टार्ट लाफिंग। फिर डोंट मेक मी लाफ, 4 वर्ड दिए थे हमें, तो डोंट मेक मी लाफ इसका क्या होता है, इट यूज टू शो दैट यू थिंक व्हाट समवन सेड इज इम्पॉसिबल, सिली और स्टूपिड, मतलब ऐसा कुछ किसी ने कुछ ऐसा बोल दिया जो कि आपको लग रहा है ऐसा हो ही नहीं सकता, ये तो स्टूपिड सी बात है ना, तो हंसी भी नहीं आ रही। डोंट मेक मी लाफ, विल योर डैड लैंड यू मनी। देन laugh until you cry, to laugh so much as for so long that tears comes to your eyes, हंसते हंसते आंसू आ जाना। Then have a good laugh, to laugh a lot especially because something is funny or enjoyable। तो ये मीनिंग्स थे जो डिक्शनरी में दिए होते हैं इन फ्रेजेस के, ओके। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, रीड द फॉलोइंग डायलॉग्स फ्रॉम द टेक्स्ट। एक ये सेंटेंस दिया था, रानी अबक्का सेड, फिर ये ऐसे कॉमा लगाते हैं, इन्वर्टेड कॉमा, पहले कॉमा फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, है ना। सो रानी अबक्का सेड, रानी अबक्का ने कहा आई विल मेक देम पे फॉर दिस, मैं उनसे इसकी कीमत चुकवाऊंगी, है ना, ये होता है इसका मतलब। सो अब यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा में बात लिखी है, मतलब रानी अबक्का ने जो कहा सेम एज इट इज लिखा हुआ है, आई विल मेक देम पे फॉर दिस। लेकिन अभी मैं रीड कर रही हूं तो ऐसा लग रहा है मैं कह रही हूं ये बात, आई लिखा है ना यहाँ पर, तो जब मैं बताऊंगी आपको ये बात कि रानी अबक्का ने कहा कि वो उनसे उसकी कीमत चुकवाएंगी या पे करवाएंगी, तो वो आई की जगह मैं क्या बोलूंगी, आई तो हो जाता कि मैं उनसे उनकी कीमत चुकवाऊंगी, लेकिन जब मैं आपको बता रही हूँ कि रानी अबक्का ने ऐसा कहा तो आई की जगह हम कुछ चेंजेस कर देते हैं और ये इन्वर्टेड कॉमा हट जाते हैं। तो जब हम किसी की डायरेक्ट बात को बताते हैं तो ऐसे इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं। द मर्चेंट सेड्स टू द अरेबियन, जो व्यापारी थे उन्होंने अरेबियन से कहा, क्या कहा, तो जो कहा एज इट इज यहाँ लिखा है, विजिट अस अगेन ब्रदर, फिर से आप हमारे यहाँ आइएगा। सो ये जो इन्वर्टेड कॉमा में सेंटेंस लिखे हैं ना, गिवन सेंटेंसेस आर डायरेक्ट वर्ड्स ऑफ स्पीकर। स्पीकर मतलब जो व्यक्ति कह रहा है उसके डायरेक्ट वर्ड्स हैं, जो उसने कहा वही लिखे हैं, इसीलिए इसे हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जब डायरेक्ट स्पीच को, अब जैसे ये लाइन लिखा है, मर्चेंट ने, व्यापारियों ने अरेबियन से कहा फिर से आना ब्रदर, है ना। तो अब ये बात मैं आपको बता रही हूं कि व्यापारियों ने अरेबियन से कहा, अरब के जो लोग थे उनसे कहा कि भाइयों फिर से आना, तो की लगाया ना मैंने बीच में, तो अब वो उसे हम क्या कहते हैं, अगर मैं रिपोर्ट कर रही हूँ उस लाइन को या इनडायरेक्ट फॉर्म में आपको बता रही हूँ तो उन सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं, ठीक है। जैसे ये जो पहला सेंटेंस था हमारा यहाँ एग्जाम्पल करके दिया हुआ है सॉल्व, रानी अबक्का सेड, तो रानी सेड दैट, ये कॉमा हट गया, दैट आई विल मेक देम पे फॉर दिस, तो आई की जगह हो जाएगा शी, उन्होंने कहा कि शी वुड मेक देम पे फॉर दिस, कि वो उनको मजबूर करेंगे कि इसकी कीमत उन्हें चुकानी पड़े। ऐसे ही द मर्चेंट सेड टू द अरेबियंस, तो मर्चेंट टोल्ड द अरेबियंस, सेड की जगह टोल्ड हो जाता है। अब सेड इन्वर्टेड कॉमा है तो दैट लगा दिया इन्वर्टेड कॉमा हटा के, अब एज इट इज आगे का लिख दिया कि ब्रदर्स टू विजिट देम अगेन। अब ये कैसे होता है, सो ये जो डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं, वी कैन मेक सर्टेन मॉडिफिकेशन, इसमें हम कुछ चेंजेस करते हैं टाइम में,
प्लेस में और पर्सन में, जो व्यक्ति की बात हो रही है उसमें हम चेंज करते हैं, जगह के को बताने में चेंज करते हैं, टाइम में चेंज करते हैं। तो चेंजेस क्या क्या होते हैं आगे दिया हुआ है। सो जैसे टाइम यानी टेंस में बदलाव करते हैं, ठीक है, टाइम में बदलाव करना मतलब टेंस बदल देते हैं। सो वर्ब आर टिपिकली शिफ्टेड बैक फ्रॉम अ प्रेजेंट टू पास्ट फॉर्म इन रिपोर्टेड स्पीच टू रिफ्लेक्ट द चेंज इन टाइम। जो वर्ब प्रेजेंट फॉर्म में होगा उसे हम पास्ट में चेंज कर देंगे। जैसे रानी ने कहा कि मैं उनसे उसकी कीमत चुकवाऊंगी। अब मैं क्या कहूंगी, रानी ने कहा था कि वे उससे उनकी कीमत चुकवाएंगी, तो मैंने चेंज कर दिया, था आ गया है ना, पास्ट में बदला, क्योंकि अभी थोड़ी रानी बोल रही, रानी ने कुछ बोला था वो मैं आपको बता रही हूँ, तो प्रेजेंट को हम पास्ट में चेंज कर देते हैं। कैसे रूल होते हैं वो आगे दिया हुआ है, ठीक है। प्लेस एडवर्ब ऑफ प्लेस, वर्ड्स इंडिकेटिंग प्लेस आर एडजस्ट टू फिट द न्यू कॉन्टेक्स्ट। अब जैसे जगह की बात होगी तो उसमें भी चेंजेस होते हैं। ऐसे ही पर्सन, जैसे आई का शी हो गया था, है ना, तो वो पर्सन में भी चेंज होता है, सब्जेक्ट्स में भी मॉडिफिकेशन आते हैं। कैसे होते हैं तो यहाँ पर आप देखिए, जैसे टाइम की, टेंस की अगर हम बात करें तो डायरेक्ट स्पीच जो होता है उसमें प्रेजेंट टेंस की जो चीज है उसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते वक्त हम पास्ट में बदल देते हैं। कोई पास्ट में है तो पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देते हैं, कोई पास्ट परफेक्ट टेंस में है तो उसमें कोई चेंज नहीं होता है। और अगर कोई प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में है तो पास्ट प्रोग्रेसिव में बदल देते हैं, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस में है तो पास्ट प्रोग्रेसिव परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस में बदल देते हैं, और पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस में तो नो चेंज। जहां पर परफेक्ट आ रहा है ना तो वहां पे कोई चेंज नहीं होता है। देन प्रेजेंट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं, प्रेजेंट मॉडल है तो उसको पास्ट मॉडल में बदल देते हैं, और पास्ट मॉडल ऑलरेडी है तो उसमें कोई चेंज नहीं होता है। ये रूल है, प्रैक्टिस से आपको आएगा, आगे स्टेटमेंट्स है उसके थ्रू हम प्रैक्टिस करेंगे। देन नेक्स्ट है प्रोनाउंस में क्या चेंज होते हैं। जैसे आई का शी और ही हो जाता है, यू सिंगुलर अगर लड़की के लिए है तो शी हो जाएगा, या अगर सिंगुलर है एक वचन है तो शी या ही हो जाएगा, यू अगर प्लूरल है बहुत सारे हैं तो दे हो जाएगा, वी दे में बदल जाता है, माई हर और हिज में बदल जाता है, आवर देयर में बदल जाता है, योर हर हिज देयर में बदल जाता है, मी हर और हिम में बदल जाता है, अस देम में बदल जाता है, माइन हर्स और हिज में बदल जाता है, आवर्स देयर्स में बदल जाता है, योर्स हर्स हिज देयर्स में बदल जाता है। बहुत सारे कॉमन है, आप जब एक दो बार इनको देखेंगे तो याद होगा, एक बार में नहीं होगा, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये बस मैं एक इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, वैसे ग्रामर की जो सीरीज है उसमें हम ये जो स्पीच होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच इसको अच्छे से करेंगे। चेंजेस इन टाइम एंड प्लेस एक्सप्रेशन, जैसे नाउ, नाउ लिखा है तो उसको जब इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो देन हो जाएगा, अगो बिफोर, टुडे दैट डे। जैसे रानी कहेगी आज के दिन मैं ये करूंगी, तो हम उसको बताते वक्त मैं आपको बताऊंगी तो क्या कहूंगी, रानी ने कहा कि उस दिन वो ऐसा करेंगी, क्योंकि वो तो पुरानी बात हो गई, तो टुडे को दैट डे, टुमारो द डे आफ्टर द फॉलोइंग डे, यस्टरडे द डे बिफोर या प्रीवियस डे, नेक्स्ट वीक मंथ ईयर, तो इसको लिखेंगे नेक्स्ट की जगह क्या आ जाएगा, फॉलोइंग वीक, फॉलोइंग मंथ, फॉलोइंग ईयर, हेयर का हो जाएगा देयर, दिस का हो जाएगा दैट, दीज का हो जाएगा दोस। ठीक, तो ये कुछ चेंजेस होते हैं। अब यहाँ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, ठीक है। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हमें बदलना है। यहाँ देखो इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है, तो अब जो हमने सीखा उससे चेंजेस करते हुए तो 6 सेंटेंस है, एक एक करके हम सबको देखेंगे। तो चलिए पहला देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ दिया है द टीचर सेड, टीचर ने कहा विमेन ऑफ वेलर हैव मेड सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस थ्रू आउट द हिस्ट्री। तो इसको हम कैसे बदलेंगे, टीचर रिमार्क, अब वो जो औरतें हैं उनके बारे में बता रहे कि उन्होंने हिस्ट्री में कैसे कंट्रीब्यूट किया, तो सेड की जगह आ जाएगा रिमार्क्ड। टीचर रिमार्क कर रही हैं दैट, अभी कॉमा हटाने के लिए दैट लगाया, विमेन ऑफ वेलर हैव क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसमें बदलता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में, है ना, तो हैव वर्ब है तो हैड हो जाएगा, हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म मेड एज इट इज रहेगा, सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट द हिस्ट्री बाकी का सेम रहेगा। ऐसे ही आई एंजॉयड रीडिंग हिस्टोरिकल नॉवेल्स सेड स्मिता, तो स्मिता ने कहा, तो स्मिता शेयर कर रही है, तो सेड की जगह क्या लिख देंगे, स्मिता शेयर्ड, कॉमा हटा के दैट, आई की जगह अब क्योंकि स्मिता लड़की है तो शी हो जाएगा, दैट शी एंजॉयड, वर्ब यहाँ फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पर सेकेंड फॉर्म आ जाएगी, पास्ट में हो जाएगा, यहाँ प्रेजेंट में है तो पास्ट में हो जाएगा, ये हमने टेबल में भी देखा था। सो एंजॉय का एंजॉयड रीडिंग हिस्टोरिकल नॉवेल्स। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। द कैप्टन सेड टू द कोच, कैप्टन ने कोच को कहा, आवर टीम वॉन द चैंपियनशिप लास्ट ईयर। सो कैप्टन टोल्ड द कोच, कॉमा हटा देंगे दैट, आवर का क्या हो जाता है, देयर टीम had won the championship the previous year. Okay, now the class teacher said please turn off the lights when you leave. तो please किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, so the class teacher requested them,
स्टूडेंट्स को उन्होंने रिक्वेस्ट किया टू टर्न ऑफ द लाइट्स व्हेन यू लीव का हो जाएगा लेफ्ट, ये प्रेजेंट में है तो पास्ट में आ जाएगा। देन नेक्स्ट इज फिनिश द वर्क बिफोर डिनर सेड मदर टू रवि। मदर ने रवि को कहा, तो मदर एडवाइज रवि, मदर ने रवि को एडवाइस दिया टू फिनिश द वर्क बिफोर डिनर, कि डिनर से पहले काम खत्म कर ले। देन द वेट सेड टू द पेट ओनर टेक द डॉग फॉर अ वॉक। वेट यानी जो जानवरों के डॉक्टर होते हैं ना, उन्होंने जो पालतू जानवर है उनके ओनर को कहा कि डॉग को वॉक पे ले जाया करो। तो इसका हो जाएगा द वेट इंस्ट्रक्टेड, इंस्ट्रक्शन दिया कि किसको, द पेट ओनर टू टेक द डॉग फॉर अ वॉक। ओके, नाउ नेक्स्ट है, ये कन्वर्सेशन दी गई है कैप्टन और टीम के बीच में। कैप्टन ने कहा वी नीड टू फोकस ऑन आवर स्ट्रेटेजी फॉर फाइनल मैच। प्लेयर ने कहा आई हैव सम आइडियाज ऑन हाउ वी कैन इंप्रूव आवर स्ट्रेटेजी। तो कैप्टन ने कहा मेक श्योर टू शेयर दोज आइडियाज विद टीम ड्यूरिंग प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के दौरान वो शेयर करना। नाउ इन बातों को कंप्लीट द फॉलोइंग पैराग्राफ बाय ट्रांसफॉर्मिंग द डायलॉग्स इन इनडायरेक्ट स्पीच। अब ये डायरेक्ट में दिया है, इसको हमें इनडायरेक्ट में बदलना है। ओके, सो द कैप्टन रिमार्क्ड दैट, तो मैंने यहां पर लिख दिया है Captain remarked that they need to focus on their strategy for the final match, to which one of the players replied that he had some ideas on how they could improve their strategy. Then third वाला जो था, the captain advised the player to make sure to share those ideas with the team during practice. Now next है यहाँ पर let us listen, यहाँ एक ट्रांसक्रिप्ट दिया हुआ है एक वीर औरत के बारे में, ब्रेवहार्ट के बारे में। उनको उसको सुनने के बाद आपको ये बायो, उनका टेबल दिया हुआ है, उनके बारे में जानकारी, जैसे उनका पूरा नाम यहाँ दिया हुआ है, रानी गाइदिन्ल्यू, उनका बर्थ का डेट आएगा उसमें, वो आपको याद करके लिखना है। दूसरा, जन्म कहाँ पर हुआ, किस ट्राइब से बिलोंग करती है ना, तो वो सारी इंफॉर्मेशन उसमें है। तो रीड कर लेते हैं उस ट्रांसक्रिप्ट को। हेलो चिल्ड्रन, यू ऑल हैव रीड अबाउट रानी अबक्का। अभी हमने रानी अबक्का के बारे में पढ़ा। लेट मी शेयर विद यू सम डिटेल्स अबाउट वन मोर ब्रेवहार्ट। एक और वीर के बारे में हम यहाँ पर जानने वाले हैं, जिनका नाम है रानी गाइदिन्ल्यू। गाइदिन्ल्यू वाज बोर्न ऑन 26 जनवरी 1915। ये डेट आपको फिल करने को आएगी। ये कहाँ पर उनका जन्म हुआ था, आज का जो तमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट है मणिपुर में, वहां। वो एक नागा लीडर थी जिन्होंने लेड किया था आर्म्ड अपराइजिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश इन मणिपुर। मणिपुर में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो अपराइजिंग हुई थी उसमें उन्होंने लीड किया था, जो नागालैंड एंड असम इन जगहों पर हुआ था। गाइदिन्ल्यू बिलोंग टू रोंगमेई ट्राइब, वो रोंगमेई ट्राइब की थी जिसे हम कबुइट ट्राइब भी बोलते हैं। 1927 में जब वो 13 साल की थी, गाइदिन्ल्यू ज्वाइन द हेरेका मूवमेंट। हेरेका आंदोलन हुआ, उसमें उन्होंने ज्वाइन किया। दिस मूवमेंट एम्ड एट द रिवाइवल ऑफ नागा ट्राइबल रिलीजन एंड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेल्फ रूल फॉर नागा, एंडिंग ब्रिटिश रूल। इनका क्या एम था, क्या मकसद था इस मूवमेंट का, कि नागा ट्राइब जो है उनके रिलीजन को रिवाइव करना, ठीक है, और उसके बाद सेल्फ रूल, नागा के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं करेगा, उनका खुद का रूल होगा, और ब्रिटिश रूल को एंड करना, ये एम था। गाइदिन्ल्यू वाज अरेस्टेड इन 1932 में उनको अरेस्ट किया गया। सिर्फ वो 16 साल की थी तब, एंड वाज सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, और जीवन भर के लिए उनको जेल हो गई बाय ब्रिटिश रूलर्स, है ना, ब्रिटिशर्स ने उनको जीवन भर के लिए जेल दे दिया। बिटवीन 1932 to 47 She was kept in several prisons across the north east. पूरे नॉर्थ ईस्ट का जो हमारा एरिया है वहां पर उनको कई जेलों में 1932 से 1947 तक रखा गया, क्योंकि 1947 में हमारा देश आजाद हो गया। सो आफ्टर बीइंग रिलीज्ड इन 1947, जब वो रिलीज हुई आजादी के बाद, शी कंटिन्यू टू वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ हर कम्युनिटी। वो अपनी कम्युनिटी के भलाई के लिए काम करती रही उसके बाद से। द देन प्राइम मिनिस्टर डिस्क्राइब्ड गाइदिन्ल्यू एज द डॉटर ऑफ द हिल्स। जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने उनको उपाधि दी कि वो डॉटर ऑफ हिल्स हैं, एंड गेव हर द टाइटल रानी फॉर हर करेज, और उनकी बहादुरी के लिए उन्हें टाइटल दिया रानी। उन्हें अवार्ड भी दिया गया पद्म भूषण 1892 में। 1991 में रानी गाइदिन्ल्यू रिटर्न टू हर बर्थ प्लेस, वो अपनी जन्मभूमि वापस आ गई, वेयर शी डाइड ऑन 17 फरवरी 1993 एट द एज ऑफ 78। 78 साल की उम्र में 1993 17 फेब को उनकी डेथ हो गई वहां पर। रानी गाइदिन्ल्यू वॉज कॉन्फर्ड द बिरसा मुंडा अवार्ड पॉस्थ्यूमसली। उनके डेथ के बाद, पॉस्ट्यूमसली मतलब होता है मरणोपरांत, डेथ के बाद उनको बिरसा मुंडा अवार्ड भी दिया गया। द स्टेट गवर्नमेंट हैज डेवलप्ड अ पार्क, स्टेट जो वहां की सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट है, उन्होंने एक पार्क बनाया है, उसमें उनका स्टैच्यू भी है, टू ऑनर रानी गाइदिन्ल्यू इन सिलचर आसाम। आसाम में सिलचर जगह है वहां पर। नॉट ओनली दैट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशूड अ पोस्टल स्टैम्प। अभी हमने देखा ना वो इमेज, अभी मैं दिखाऊंगी आपको। पोस्टल स्टैम्प भी उनके ऑनर में 1996 में लॉन्च किया, एंड अ कमोमेरेटिव कॉइन इन
2015 और 2015 में उनको श्रद्धांजलि देने के लिए कॉइन भी लॉन्च हुआ। व्हाट अ ब्रेव हार्ट इंडीड, वास्तव में कितनी बहादुर महिला थी वो। तो ये एक टेबल जो दिया हुआ ये वाला पोस्टल स्टैंप है ना, 1996 में ये लॉन्च किया गया था, यहाँ डेट लिखी हुई है, और ये कॉइन जो 2015 में लॉन्च किया गया ना। अब इनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो फिल करनी है, तो मैंने यहाँ फिल करके दे दी है, आप देख सकते हैं। पूरा नाम है रानी गाइदिन्ल्यू, उनका जो डेट ऑफ बर्थ है दिया हुआ है, प्लेस ऑफ बर्थ है तमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट मणिपुर, ट्राइब वो किस ट्राइब से बिलोंग करती है, रोंगमेई, जिसे कबुई ट्राइब भी बोलते हैं। हेरका मूवमेंट उन्होंने कब ज्वाइन किया, जब वो 13 साल की थी। मेन मकसद क्या था, नागा ट्राइबल रिलीजन को रिवाइव करना और सेल्फ रूल नागा राज एस्टैब्लिश करना। देन किस साल वो अरेस्ट हुई, 1932 में, उस वक्त उनका एज कितना था, 16। उनको क्या सजा हुई, सेंटेंस मतलब क्या सजा हुई, लाइफ इम्प्रिजनमेंट की। फिर ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट, 1932 से 1947 तक वो जेल में रही। उनको क्या टाइटल दिया गया, डॉटर ऑफ हिल्स, रानी भी कहा गया। अवार्ड कौन सा मिला है, पद्म भूषण 1982 में, और बिरसा मुंडा अवार्ड। किस साल उनकी डेथ हुई, 1993 में। और क्या था, ऑनर इन सिलचर आसाम, क्या बनाया गया उनके लिए, एक पार्क और स्टैचू। पोस्टल स्टैंप कब इशू हुआ, 1996 में। कॉमेमोरेटिव कॉइन कब इशू हुआ, 2015 में। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं, लेट अस स्पीक। अब यहाँ कुछ वर्ड दिए हैं, स्टोरी जो हमने रीड की उसमें कुछ वर्ड्स पेयर्स ऐसे हैं, प्रोनाउंस दीज वर्ड बाय रेफरिंग टू द नोट्स गिवन बिलो। उनमें सिलेबल कैसे हैं उसके हिसाब से उसको पढ़ना है। जैसे सिंगल सिलेबल, मोनोसिलेबिक वर्ड्स डू नॉट हैव एनी स्ट्रेस। कैसे होता है देखिए, चलिए समझते हैं। जैसे वेसल, यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट पेज पे इनको, ठीक है, वेसल। अब इसको मैं वेसल क्यों पढ़ रही हूँ, तो इसमें जो VA है, यहाँ देखो VA, वे सल, इसमें एक 2 सिलेबल है, 1 2, ठीक है। वे जो है इसको वैन जैसे बोलते हैं, वैन, तो वे का जो साउंड है वैसा बोलना है। जैसे वैन में वे है, वैसे वेसल में वे है। तो वर्ड वेसल राइम्स विद एप्पल, जैसे एप्पल होता है वैसे वेसल होता है, ठीक है, इसके साथ राइम करता है। ऐसे ही सक्सेसर, तो इसमें सक जो है इसको सक पढ़ते हैं। फिर से स, इसमें 3 सिलेबल है, 1 2 3। इसमें जो लास्ट वाला आर है ना, उसको एंड ऑफ द वर्ड इज नॉट प्रोनाउंस्ड, उसको हम बोलते ही नहीं है, सक्सेसर बोलते हैं, सक्सेसर नहीं बोलते, ठीक। रैश, रैश बोलने में कहीं पर भी हमारी जुबान जो है रुक नहीं रही है, तो उसको हम बोलते हैं मोनोसिलेबिक, एक ही बार में बोला जा रहा है, ठीक है। रैश, जैसे रैट बोलते हैं तो ए का जो साउंड है जैसे रैट में आ रहा है वैसे ही रैश में आएगा। लीग, देखो इसकी स्पेलिंग कैसी है, लेकिन इसको लीग पढ़ते हैं, ये भी मोनोसिलेबल है, मतलब इसमें कोई बीच में साउंड ब्रेक नहीं आ रहा है। फिर है रॉट, रॉट में W जो है वो साइलेंट है, इसे हम साइलेंट, इसको हम नहीं बोलते हैं। फिर है सीज, सीज, इसमें देखो EI है तो मैं डबल E पढ़ते हैं, ये भी मोनोसिलेबल है, ठीक है, इसे साइज से कंफ्यूज नहीं करना है। रिसॉल्व, रिसॉल्व ये 2 सिलेबल है, RE, इसमें ये जो इसमें S है ना ये Z बन जाता है, इसे रिसॉल्व नहीं पढ़ते, रिजॉल्व पढ़ते हैं। ओके, तो ये पढ़ते कैसे है, प्रोनाउंसिएशन की टेक्निक्स दी गई हैं। नाउ लेट अस राइट, इंडियाज पास्ट was heroic and at present the pace of her development is inspiring। इंडिया का जो प्राचीन इतिहास है वो बहुत ही हीरोइक, मतलब बहुत वीरता से भरा हुआ है। आज के समय में भी बहुत सारी इंस्पायरिंग डेवलपमेंट्स हो रही हैं। विमेन जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं इस डेवलपमेंट में। दीज विमेन्स आर अराउंड अस इंस्पायरिंग अस ऑल द टाइम। ये विमेन हमें इंस्पायर कर रही हैं। अभी कुछ समय पहले हमने देखा विमेन जो वर्ल्ड कप है क्रिकेट का वो जीता महिला टीम ने, राइट। सो विद दीज थॉट्स राइट अ कन्वर्सेशन बिटवीन 2 स्टूडेंट्स। अब इतनी सारी चीजें हो रही हैं तो 2 बच्चों के बीच में आपको कन्वर्सेशन, बातें लिखनी है। एक बच्चे का नाम है प्रताप, दूसरे का नाम है तराना, और डिस्कस करना है रोल प्लेड बाय विमेन इन फॉर्मिंग इंडियाज आइडेंटिटी एज अ स्ट्रॉन्ग नेशन, कि औरतों का, विमेन का क्या रोल है इंडिया को ये बताने में कि हमारा जो देश है स्ट्रॉन्ग नेशन है। जैसे हम ऐसे लिख सकते हैं, प्रताप बोलेगा तराना को, तराना आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर विमेन लाइक, फिर कुछ नाम बता देगा, तो तराना कहेगी आई बिलीव इन द कैपेबिलिटीज ऑफ विमेन, डिड यू, फिर आगे कुछ क्वेश्चंस होंगे। सो इस जो ये कन्वर्सेशन इसको कंप्लीट करना है, 6 से 8 सेंटेंस दोनों बोलेंगे और अपने आंसर्स को शेयर करना है। तो आप खुद से बनाएंगे, मैंने यहाँ एग्जाम्पल दे दिया है, ऐसे कुछ आप लिख सकते हैं। जैसे तराना, प्रताप कहेगा तराना आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर विमेन लाइक रानी अबक्का, रानी गाइदिन्ल्यू, तो तराना कहेगी कि आई बिलीव इन कैपेबिलिटीज ऑफ विमेन, डिड यू नो हाउ ब्रेवली दे फॉट अगेंस्ट फॉरेन पावर्स, तो प्रताप कहेगा यस एंड इवन टुडे विमेन आर लीडिंग इंडिया इन एवरी फील्ड, साइंस, डिफेंस, स्पोर्ट्स एंड पॉलिटिक्स, तो तराना कहेगी एब्सोल्युटली वी हैव विमेन साइंटिस्ट हु हेल्प लॉन्च मेजर स्पेस मिशंस, तो प्रताप कहेगा एंड विमेन ऑफिसर्स इन आर्मी एंड एयरफोर्स हु प्रोटेक्ट द नेशन विद प्राइड। अभी ऑपरेशन सिंदूर
शुरू हुआ था, राइट? सो विमेन ने ही लेड किया था। देन नेक्स्ट इज तराना कहेगी विमेन एथलीट ऑल्सो ब्रिंग ग्लोरी टू इंडिया बाय विनिंग मेडल्स एट इंटरनेशनल इवेंट्स। तो प्रताप कहेगा ट्रू, देयर अचीवमेंट्स मेक इंडिया स्ट्रॉन्गर एंड इंस्पायर ऑल ऑफ अस। तो तराना कहेगी आई फील विमेन आर शेपिंग इंडियाज आइडेंटिटी एज अ कॉन्फिडेंट एंड पावरफुल नेशन। तो प्रताप कहेगा दे शो दैट करेज एंड लीडरशिप डोंट डिपेंड ऑन जेंडर। जेंडर पे डिपेंड नहीं करता साहस और कि हम नेतृत्व कैसे कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। तो तराना कहेगी यस एंड इट इज आवर ड्यूटी टू रिस्पेक्ट एंड सपोर्ट देम एज दे टेक इंडिया फॉरवर्ड। ये हमारी ड्यूटी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें उन्हें रिस्पेक्ट करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए विमेन को, क्योंकि वो लोग भी इंडिया को आगे ले जा रही है, राइट? सो ये ऐसे आप लिख सकते हैं। नाउ लास्ट में दिया हुआ है लेट अस एक्सप्लोर। आपको 5-5 बच्चों का ग्रुप बनाना है, फैक्ट्स फाइंड आउट करने हैं। वन ब्रेव विमेन, किसी के बारे में भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ कल्पना चावला जी की इमेज है, या कनकलता बरुआ, कैप्टन लक्ष्मी सहगल, अहिल्याबाई होलकर, झलकारी बाई, रानी दुर्गावती, चेन्नम्मा ऑफ किट्टूर, रानी चेन्नम्मा ऑफ किट्टूर, किसी के बारे में भी आप पता कर सकते हैं, उनके बचपन के बारे में, उनके एजुकेशन के बारे में, उनके अचीवमेंट्स, उनके कॉन्ट्रीब्यूशन, आप उनसे क्या सीखे, ये सब आप कलेक्ट कर सकते हैं फैक्ट्स और लिख सकते हैं और अपनी क्लास में से प्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, सो दिस यू विल डू बाय योर ओन। सो विद दिस स्टूडेंट्स वी आर डन विद दिस चैप्टर नंबर 15 हमारा कंप्लीट हो गया है और इसी के साथ बुक भी कंप्लीट हो गई है। सो हियर इज द कंटेंट शीट। लास्ट चैप्टर हम मिल रहे हैं इस साल और अब सैंपल पेपर्स वगैरह देखेंगे कब किसके क्या एग्जाम है, प्लीज लेट मी नो। यूनिट 1, 2, 3, 4 and 5 done. So I have completed all the chapters. Now let's see कौन सा पहले करना है, या तो संस्कृत देखती हूँ, 2-3 चैप्टर करवा देती हूँ, बहुत सारे बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अदरवाइज साइंस सोशल का एक चैप्टर शायद रह गया है, देखते हैं जो रह गया फटाफट कंप्लीट करते हैं। So I hope all of you are loving these videos. Please let me know in the comment section if you want any kind of changes, anything you want to discuss with me. Please put down your thoughts in the comment section. So we'll meet very soon with the next video. Till then, please take care of yourself, keep learning, keep revising, and don't forget to subscribe the channel for more such videos. Thank you so much.